देखिए अपन देखते हैं अब पृथ्वी का छोटा सा प्रारूप जिसको बोलते हैं ग्लोब। और इस ग्लोब को अगर सुविधा के हिसाब से चपटे कागज के ऊपर बनाकर और दीवार पे चिपकाते हैं तो इसको बोलते हैं नक्शा या मैप या मानचित्र। अब इस ग्लोब और मानचित्र के आधार पे अपन किस किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं ये चीजें अपन जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये ग्लोब देखते हैं। इस ग्लोब के ये चारों तरफ डंडी बना रखी है। वास्तव में जमीन के चारों तरफ ऐसी कोई डंडी नहीं होती। ये कील ऐसे गाड़ रखी है। इस कील को इस पृथ्वी का अक्ष कह सकते हैं कि ये अपना ये अक्ष है। इस अक्ष को कहां होना चाहिए और कैसे है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर निकालती है। तो चक्कर निकालती है तो ये पूरा का पूरा ग्लोब उठा के और पूरा का पूरा जैसा है वैसा ही लगभग ऐसे घुमाते हैं। तो यहां पर इसका परिक्रमण अक्ष बनता है। यानी इसका परिक्रमण अक्ष है वो इस तरह से एकदम ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इसको सीधा आड़ा पड़ा हुआ एक्सिस है, इसको बोलते हैं परिक्रमण अक्ष। अब इसके लंबवत देखें तो परिक्रमण अक्ष के लंबवत अक्ष तो ये हो गया 90 डिग्री का। अब इस 90 डिग्री से ये पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखते हैं पृथ्वी अगर अपने इस अक्ष से, अक्ष होना तो यूं चाहिए लेकिन है इस तरफ यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण बहुत सारी चीजें तय होती है कि किस तरह से कौन सा ध्रुव का जो सूर्य के सामने रहेगा, कौन सा ध्रुव है वो सूर्य के विपरीत दिशा में रहेगा। इस झुकाव के कारण ही तय होता है कि ध्रुवों के ऊपर 6-6 महीने दिन होता है, 6-6 महीने रात होती है। ये इस झुकाव के कारण तय होता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि इस पृथ्वी का झुकाव इस परिक्रमण वाले अक्ष, घूर्णन वाला अक्ष तो ये हो गया, घूर्णन वाले अक्ष से तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस परिक्रमण वाले अक्ष से इसके साथ में कोण कितने डिग्री का बना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 66.5 डिग्री। यानी 66.5 और 23.5 मिला के 90 होते हैं। तो इस तरफ से ये है परिक्रमण वाला अक्ष, परिक्रमण अक्ष के साथ में है 66.5 डिग्री का कोण और घूर्णन वाले अक्ष के साथ में है इसका 23.5 डिग्री का झुकाव। इस तरह से पृथ्वी की स्थिति है। अब अपन इस पृथ्वी के ऊपर देखते हैं कि किस तरह से काल्पनिक रेखाएं बनाकर अपन किस तरह से समझ सकते हैं कि पूरी जमीन को अपन किस तरह से बांटे कि जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, महासागरों के ऊपर कोई भी स्थान है तो उसका एक एड्रेस तय कर सके। देखिए ग्राफ का जैसे पेपर होता है तो ग्राफ की तरह ही पूरे ग्लोब या मानचित्र को कुछ खड़ी और कुछ आड़ी इस तरह से लाइनों में बांटा जाता है और उन लाइनों की संख्या फिक्स कर दें तो जहां पर ये खड़ी और पड़ी लाइन मिलती है उसको उस स्थान का अपन एड्रेस कह सकते हैं। यानी अगर आपको विश्व का अध्ययन करना है तो इस तरह की लाइनों में बांटना उचित रहेगा। अब इस तरह की लाइनों को अपन क्या कहते हैं ये देखते हैं। अब इस तरह की लाइन अगर यूं आड़ी पड़ी है, लेटी हुई है, आड़ी पड़ी हुई लाइन को तो बोलते हैं अक्षांश या लेटीट्यूड, अक्षांश या लेटीट्यूड। और दूसरी लाइन होती है जो खड़ी होती है, उन खड़ी हुई लाइनों को बोलते हैं देशांतर या लॉन्जिट्यूड। आपको सबसे पहले देखना है इन दोनों में क्या अंतर है और ये किस तरह से अपना व्यवहार करती है। इन अक्षांश और देशांतर के आधार पर कौन कौन सी चीजें तय होती है। अब देखिए मैंने कहा कि पृथ्वी को अगर दो बराबर भागों में बांट दें यानी पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक लाइन गुजरती है जो पृथ्वी को ऊपर की तरफ होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ होता है दक्षिणी गोलार्ध, इन दो भागों में बांटे तो इसको कह सकते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या यूं कह सकते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश है।
अब ये 0 डिग्री बिल्कुल बीचों बीच में है, तो इसके ऊपर की तरफ होगा जो है उत्तरी अक्षांश और नीचे की तरफ होंगे वो दक्षिणी अक्षांश। ऊपर की तरफ यहां से हो गया पूरा का पूरा चारों मेर घूम रहा है, यानी ये चारों मेर घूमती हुई लाइन है, इसको कह सकते हैं इस तरह से, ये चारों मेर घूमी तो चारों मेर घूमने वाली लाइन का नाम रखा 1। इसके बाद में जो चारों मेर घूमने वाली दूसरी लाइन है उसका नाम रखा 2। इस तरह से चलते 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 यहां पर एक लाइन आएगी 23.5 डिग्री पे, 23.5 पे आएगी, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 के बाद में फिर एक 66.5 डिग्री पे आएगी, 23.5 के बाद में 66.5 पे, और ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ आर्कटिक होता है क्षेत्र, जो जमा हुआ बर्फ का एक महासागर है, इसलिए 66.5 वाले इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। वृत्त इसलिए कि चारों तरफ पूरा का पूरा घेरा बना रही है। ये 66.5 वाला हो गया आर्कटिक वृत्त, और इसके बाद में पूरे 90 पे पहुंचते ही इसका नाम हो जाएगा आर्कटिक बिंदु या आर्कटिक ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं। यानी इस तरह से 0 एक ये हो गई, फिर 1 2 3 4 होती हुई 23.5 उत्तरी गोलार्ध को बोलेंगे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद में 66.5 का घेरा बनेगा, इसका नाम है आर्कटिक वृत्त, और इसके बाद में जब लास्ट में एक बिंदु यानी डॉट की फॉर्म में जो लाइन है, इसका नाम है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसको कह सकते हैं आर्कटिक बिंदु या उत्तरी ध्रुव। इस तरह से ये 90 लाइनें हैं ऊपर की तरफ हुई। अब नीचे की तरफ यानी दक्षिणी ध्रुव में क्या क्या होगी, नीचे की तरफ भी इस तरह से घेरा बनेगा। पहले घेरे का नाम 1 डिग्री, दूसरे घेरे का नाम 2 डिग्री, इस तरह से चलते चलते 23.5 डिग्री आएगा। अब 23.5 नीचे की तरफ है, इसको क्या बोलेंगे अपन, मकर रेखा। ऊपर की तरफ तो है कर्क रेखा और नीचे की तरफ है उसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा के बाद में इसी तरह से घूमते घूमते 66.5 वाला घेरा आएगा। इस 66.5 वाले घेरे का नाम हो जाएगा अंटार्कटिका का घेरा, अंटार्कटिका वाला घेरा। अंटार्कटिका घेरा 66.5 पे है। उसके बाद में चलते चलते फिर 90 पे आएगा। 90 के ऊपर ये दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका का ध्रुव, ये भी जमा हुआ बर्फ का एक महासागर है। अब देखिए यहां पर इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव का बिंदु या अंटार्कटिका का बिंदु। अब अपन देखते हैं कि यहां पर ये अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हुई। तो 0 वाली 1, इसके ऊपर 90, नीचे भी 90, तो 90 और 90 180, और 0 वाली 1, अगर ये सब जोड़ते हैं तो 90 और 0 वाली 1 ये जोड़ते हैं तो आंसर हो जाएगा 181, यानी कुल अक्षांशों की संख्या होगी 181। अब इसी से अपन तुलना करते हैं कि खड़ी लाइनें कैसे हैं। जिस तरह से अपन ने पृथ्वी को बीचों बीच में से बांट के और शुरुआत किया ये 0 डिग्री या विषुवत या भूमध्य से, ठीक उसी तरह से अपन यहां पर शुरू करते हैं। इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच से शुरू करते हैं। उस लाइन का नाम है ग्रीनविच का मीन टाइम, या यूं कह सकते हैं ये ग्रीनविच का मीन टाइम, जिसको अंग्रेजी में यूं बोल सकते हैं GMT, इसको बोल सकते हैं ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री का देशांतर। यानी इस तरह से अगर बीचों बीच में जो इंग्लैंड के ग्रीनविच के मीन टाइम यानी ग्रीनविच से शुरुआत करते हैं। अब ये शुरुआत क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर शुरुआत करने के लिए ऐसा माना जाता है कि ग्रीनविच जो इंग्लैंड का शहर है, अगर उस शहर में खड़े होकर और सूर्य को एकदम ऊपर देखें तो सूर्य अगर एकदम सिर के ऊपर है या सीधी किरणें आ रही है, बिल्कुल एकदम सीधी लंबवत किरणें आ रही है, तो उस लाइन को 0 डिग्री देशांतर माना गया है। अब 0 से इस तरफ जो भी चीजें होगी उनको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, और 0 से इस तरफ सारी चीजें होगी उनको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। यानी इधर बोलेंगे पूर्वी देशांतर और इस तरफ बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। अब 0 से इधर कितनी लाइनें होगी,
0 के बाद में पहले 1 2 3 इस तरह से खड़ी लाइनें। अब ये खड़ी लाइनें आगे चलते 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 180 यानी अपन पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये 180 भी लाइन हो गई, यानी 180 पूर्वी देशांतर। ठीक उसी तरह से इधर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल है मींस ये लाइन घूम के, और पृथ्वी जैसे अपन इधर ऐसे बढ़ते बढ़ते घूमते वापस यहां आ जाएगी, तो इधर घूमते 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 मान लो 169 भी इधर है, यानी ये 169वीं लाइन ये हो गई, और वापिस 180 पश्चिमी देशांतर ये की ये लाइन सेम की सेम रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, मैंने जो 180 दो बार लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर एक ही लाइन है, अलग अलग लाइन नहीं है। इस तरह से अपन ने पूरे ग्लोब को खड़ी लाइनों मतलब लॉन्ग लाइन है, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर में बांटा। अब देशांतर की संख्या, एक तो 0 के बाद में 180 यानी 0 वाली 1 के बाद में 180, जबकि दूसरी यानी पूर्वी अपन देशांतर की बात करें वहां पर 179 है और 180 वाली कॉमन है, यानी कुल लाइनें हैं इस तरफ 179 ही हुई। इस तरह से जोड़ते हैं तो देशांतरों की संख्या 360 होती है। अब देखिए जिस तरह से अक्षांश था और ये देशांतर है, इन दोनों का क्या फर्क हुआ। अब अपन देखते हैं अक्षांश तो पूरा का पूरा वृत्त बनाता है, घेरा बनाता है, सेंटर में है, इसकी लाइन बहुत ही ज्यादा लंबी है, सेंटर में ज्यादा हो जाएगी, और ध्रुवों पर ये इसकी जो घेरा है वो कम होता जाएगा। जबकि ये तो खड़ी लाइन है, अब खड़ी लाइन को अगर यहां से करके यहां से करेंगे तो वही लंबाई, इधर से करेंगे तो वही लंबाई, इधर से करेंगे तो वही लंबाई, यानी ये हुआ कि इन खड़ी लाइनों की लंबाई है वो बराबर है, ये इस तरह से लंबाई है वो समान लंबाई की है, यानी इनकी लंबाई समान होगी। अब जो समान लंबाई है, लेकिन देखिए यहां तो ये बिल्कुल पास में, जबकि बीच में आकर इनकी दूरी है वो बहुत ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे बीच की दूरी घटती है, यानी इन दो देशांतरों के बीच की दूरी है वो कम ज्यादा हो सकती है, बीच की दूरी है वो कम ज्यादा हो सकती है, देशांतरों के बीच की दूरी कम या ज्यादा हो सकती है। जबकि अक्षांश ये लाइन है, सब अक्षांशों के बीच की दूरी है वो बराबर रहेगी, यानी किसी तरह से कम ज्यादा नहीं हो सकती। अब देखिए इन लाइनों को अपन और क्या उपयोग में ले सकते हैं। संख्या अपन ने देखी, इनकी संख्या तो है अक्षांशों की 181, इसकी संख्या है 360। अब देखिए अक्षांश के आधार पे अपन देखें कि बीच में तो सामान्यतः सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, और इधर जाते हैं तो ध्रुवों पे बर्फ जमी हुई है, यानी यहां पर सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है। तो अक्षांश में 1 2 3 4 ऊपर 90 तक बढ़ते हैं, तो इस तरह से जलवायु तय करने में अक्षांश काम में आती है, यानी इस अक्षांश के आधार पे आपने जलवायु भी तय कर ली, यानी कहां पे सर्दी गर्मी ठंडा कहां होगा ये सब तय हो जाएगा। जबकि अपन देशांतर में अपन ने जो ये ग्रीनविच से निकलने वाली लाइन है इसका नाम तो रखा ग्रीनविच मीन टाइम। टोटल अपन ने देशांतर की संख्या रखी 360। अब देखिए पृथ्वी किधर से किधर घूमती है। पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इस तरफ घूमने के कारण है वो सूर्य हमें वापस सामने आता हुआ मिलता है, यानी सूर्य पश्चिम से पूर्व आता हुआ क्यों मिलता है, क्योंकि पृथ्वी खुद है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अब इस तरह से पृथ्वी 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी पृथ्वी ने क्या किया 24 घंटे के अंदर 360 की 60 लाइनों को घुमा दिया, यानी पूरे 24 घंटे के अंदर 24 गुना 60 इतने तो मिनट हो जाएंगे, और इसको पार करने में टोटल लाइनें कितनी हो गई 360।
तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 6 और 6 चौक 24, यानी एक लाइन को पार करने में कितना समय लगा? 4 मिनट का समय लगा। एक लाइन को पार करने में कितना समय लगा? 4 मिनट का। तो 1 घंटे के अंदर कितनी लाइनें पार होगी? 15, यानी 15 चौके 60। इस तरह से 15 अगर देशांतर कोई पार कर जाता है इधर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा जुड़ जाएगा। अब अपन जो भी टाइम तय करते हैं इस लाइन की तुलना में, यानी जब ब्रिटेन में इंग्लैंड के अंदर 12 बज गए, तो हमारी यानी भारत की जो टाइम तय करने वाली लाइन है, उस लाइन का नाम है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री और 30 मिनट। तो 82 डिग्री और 30 मिनट को अगर 4 से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर आता है 5.5 घंटे। यानी इंग्लैंड के टाइम से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। यानी ये हुआ कि एक लाइन का मतलब ये हो गया 4 मिनट। इस आधार पे हमने ये निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय को बढ़ाना पड़ेगा, और आप पश्चिम की तरफ जाते हैं इधर तो आपको समय है वो घटाना पड़ेगा। पूर्व की तरफ गए तो समय बढ़ाया और पश्चिम की तरफ गए तो समय, एक लाइन यानी एक देशांतर के आधार पे 4 मिनट का समय घटाते चलिए, और पूर्व की तरफ जाना है तो एक लाइन के साथ साथ में 4-4 मिनट जोड़ते चलिए। इस तरह से इस पहली यानी ग्रीनविच मीन टाइम, या इसको बोलते हैं प्रधान मेरिडियन, इसका काम है समय को निर्धारण करने वाला, यानी ये समय को निर्धारण करने वाली लाइन या देशांतर हो गई। अब दूसरी देखते हैं, ये है 180 वाली। अब इस 180 वाली को मैंने यहां पर किसी देश को काटते हुए नहीं बनाया, इसका भी कुछ बहुत ही महत्व है। जो 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही लाइन है। इस लाइन का काम है दिशा तय करने वाली लाइन, यानी तिथि रेखा कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये डेट लाइन इस तरह से आती है कि यहां पर वैसे तो समुद्र है, लेकिन इस समुद्र के पास में ऑस्ट्रेलिया के ओशियाना यानी छोटे छोटे द्वीप है, जैसे फिजी है वगैरह वगैरह। इन द्वीपों के आसपास से ये लाइन अगर गुजरती है और किसी देश के बीचों बीच में से अगर गुजर जाए तो क्या होगा? एक ही देश के अंदर 2 तारीखें हो जाएगी, जैसा संभव नहीं है और बहुत ही गलत होता है। एक ही देश में एक ही दिन में 2 दिनांक नहीं हो सकती। इसलिए क्या होगा, इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को घुमा फिरा के निकाला जाता है। अब घुमा फिराने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इस तरह से 8 चक्कर कटवाए, ताकि किसी न किसी जमीन वाले भाग को ये 2 भागों में नहीं बांटे, यानी ये जमीन में से नहीं गुजरती, इसलिए इसको 8 बार मरोड़ा गया है। 8 बार मरोड़ने से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इस तरह से गुजरती है कि कोई भी जमीन वाला भाग टच नहीं करे, और किसी जमीन वाले यानी देश के अंदर एक ही दिन में 2 तारीखें नहीं हो। इस तरह से ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब इस तिथि रेखा से आप या तो पूर्व में जाओगे या पश्चिम में जाओगे। अगर आप पश्चिम में जाओगे तो समय बढ़ रहा है तो एक दिनांक भी आगे कर लीजिए, और इधर से आप पश्चिम में आते हैं, पूर्व में जाते हैं तो एक तारीख जोड़ लीजिए, और पश्चिम में आते हैं तो एक तारीख घटा लीजिए। इस तरह से यहां पर तारीख का बढ़ाना और घटाना भी पड़ता है। तो इस तरह से जो 360 लाइन में इसमें ये 0 और 180 होगी। बाकी जैसे मैंने बताया कि भारत के अंदर हमारा मानक समय है वो इलाहाबाद के पास से गुजरने वाली 82.5 डिग्री को बीचों बीच में इसलिए माना है। तो इस तरह से हमारा ये मानक समय इस लाइन के आधार पर तय होता है। तो ठीक उसी तरह से आप अपना हर एक देश का होता है, और कई कई देश है, जैसे बड़े बड़े देश है जैसे रूस, तो रूस का समय है वो 11 इन लाइनों के ऊपर तय होता है, यानी वह 11 तरह की घड़ियां या समय काम करता है। जैसे भारत में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में एक ही समय, ठीक उसी तरह से रूस में 11 प्रकार के मानक समय हैं। तो अपन देखते हैं पृथ्वी की आकृति यानी शेप। देखिए शुरुआत में जब
बिल्कुल संसाधन नहीं है और एक धरातल पे खड़ा हुआ इंसान बिल्कुल आसपास की धरती को देखकर और बोलता है कि धरती तो चपटी है। यानी शुरुआत में जब नॉलेज नहीं था तो मिस्र है, यूनान है, इनके जो भी दार्शनिक या खगोल शास्त्री थे वो पृथ्वी को चपटा बताते थे। लेकिन बाद में जब किसी अंतरिक्ष में जाकर और पृथ्वी का फोटो लेते हैं तो ऐसे दिखती है पृथ्वी गोल। लेकिन गोल पृथ्वी वास्तव में गोल नहीं है। इसकी अगर लंबाई यानी इसका व्यास पृथ्वी के आर पार इस तरह से निकलने वाला ये जो यहां पर जो भूमध्य रेखा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लंबाई नापो और दूसरी ध्रुव से दूसरे ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की लंबाई नापते हैं तो इन लंबाइयों में अंतर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी है वो गोल नहीं होकर और नारंगी के शक्ल की है। जिस तरह से नारंगी है वो थोड़ी सी पिचकी हुई होती है, उसी तरह से पृथ्वी है वो पिचकी हुई है। अब इस शक्ल को क्या कहेंगे? पृथ्वी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इसलिए इस शक्ल को कहते हैं भू आभ यानी जियोइड या पृथ्वी खुद की शक्ल पिचकी हुई नारंगी के शक्ल की है। तो ये शक्ल, इसके आधार पे अपन इसका व्यास देखते हैं। व्यास उस चीज को कहते हैं जैसे एक बिंदु से अगर अपन आर पार निकल जाएं ये दिन पूरी, इसको बोलते हैं व्यास। तो ये इस तरह से भूमध्य रेखा पर इसका व्यास है वो है 12,756.6 किलोमीटर। यानी इतना व्यास तो हो गया ये भूमध्य रेखा के ऊपर। अब इसका व्यास देखते हैं ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव से लेके और दक्षिणी ध्रुव तक। तो ये व्यास आता है 12,714 किलोमीटर। अब दोनों में अंतर देखते हैं, इसमें से ये घटाते हैं तो जो अंतर आता है वो अंतर है 43 किलोमीटर का। इसका मतलब ये हुआ कि ये पृथ्वी गोल नहीं है। अगर गोल होती तो ये व्यास के आंकड़े दोनों बराबर होते। इसी तरह से अब इसका घेरा नापते हैं। घेरा यानी परिधि, परिधि 2πr। अब देखिए इसके चारों तरफ यहां से अगर घेरा नापते हैं ऐसे भूमध्य रेखा पे, तो भूमध्य रेखा पे इसका घेरा हो जाएगा 40,075 किलोमीटर। जबकि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक इसका घेरा नापते हैं तो ये हो जाएगा 40,008 किलोमीटर। अब इन दोनों में अंतर कितना हो गया? अंतर हो गया 67 किलोमीटर का। इन दोनों बातों से यानी एक घेरा जो भूमध्य रेखा पे है और दूसरा घेरा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, व्यास देखा आपने भूमध्य रेखा पर और व्यास देखा आपने ध्रुवों पर। इन दोनों में एक में तो 43 किलोमीटर का अंतर है और घेरे में 67 किलोमीटर का। ये दोनों चीजें इस बात को साबित करती है कि पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है। गोल नहीं होकर ये थोड़ी सी ऊपर से पिचकी हुई है और इस पिचकी हुई शक्ल को अपन बोलते हैं भू आभ या जमीन के शक्ल की। अब अपन इस पृथ्वी को देखते हैं कि ये पृथ्वी किसी काल्पनिक अक्ष के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर घूमती है। यानी दो तरह की गति होगी, इसको बोलते हैं घूर्णन, और किसी के चारों तरफ घूमती है उसको परिक्रमण। घूर्णन काल होता है 24 घंटे, यानी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम गई। और परिक्रमण काल होता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला, यानी 1 साल या वर्ष का समय। और यह समय होता है 365.6, यानी 365 दिन और 6 घंटे। अब ये 6 घंटे एक्स्ट्रा बच गए, यानी 6 घंटे 4 बार जोड़ ले तो 24 घंटे हो गए। यानी हर एक चौथे साल बाद में जो साल होगा, जो लीप ईयर कहते हैं, वो 366 दिन का हो जाएगा। इस तरह से जो घूर्णन काल होता है वो तो हो गया दिन बनाने वाला इन दैनिक गति के कारण, और परिक्रमण काल हो गया वो साल भर वाला यानी वार्षिक गति। अब अपन देखते हैं कि इसमें घूर्णन और परिक्रमण में अंतर क्या होगा। एक तो घूर्णन गति है और दूसरी गति है जिसका नाम है परिक्रमण।
अब दोनों तरह की गतियों के कारण किस किस तरह से क्या क्या अंतर आएगा। देखिए, घूमती है पृथ्वी, ये अपने 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अब आप अक्ष पे घूमती है तो एक भाग है वो जो सामने रहेगा सूर्य के, वो चमकता हुआ दिखाई देगा, सूर्य से चमकता है, और उसको बोलते हैं अपन दिन। और जो सामने है अंधेरे में, वो भाग कहलाएगा रात। यानी दिन रात किस कारण से होते हैं? घूर्णन गति के कारण। अब दिन रात की जो लंबाई है वो किस कारण से बदलती है, उसका कारण दूसरा है। यानी एक तो बात होगी कि 24 घंटे में दिन होगा, कितना रात होगा। अब रात और कितनी होगी, ये पृथ्वी चारों तरफ परिक्रमा करने के बाद में कहां पर है, इस स्थिति। और दूसरा, ये इस अक्ष पे 23.5 डिग्री का झुकाव है, इस बात को लेके और तय होता है कि कौन सा दिन कितना लंबा होगा और कितना छोटा होगा। अब जो 24 घंटे में जो घूमने वाला घूर्णन का समय आपने लिखा 24 घंटे, इसके कारण से कुछ जीव होते हैं, वो तो होते हैं दिनचर, कुछ होते हैं रात्रिचर। यानी जीवों की जो जैविक घड़ी है या दैनिक घड़ी है, वो इसके साथ वह चलती है। दिन को जीव है वो सक्रिय ज्यादा होते हैं, रात को कम सक्रिय होते हैं। इस तरह से घूर्णन का जो काल है वो दिन और रात को तय करता है। अब अपन देखते हैं 365.6 घंटे वाला, ये समय है परिक्रमण काल। इसके कारण क्या होगा, ये घूमते हुए एक मोटा मोटी चक्र लगाती है। ऐसे मान लो ये पृथ्वी इस तरह से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो सूर्य के चारों तरफ इस तरफ से ऐसे चक्कर लगाती है। अब चक्कर लगाती लगाती अपन ये देखते हैं बीच में, यानी यहां पर जो बीचों बीच में लाइन है, बीचों बीच वाली लाइन को बोलते हैं भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा से सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच में साल में एक बार सीधी जरूर पड़ेगी। यानी इस 0 डिग्री से 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, अगर साल में एक बार किरणें सीधी पड़ती है, इसका मतलब ये हुआ कि साल में बहुत गर्मी पड़ेगी। इसलिए 23.5 से 23.5 के बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा? उष्ण, उष्ण या ट्रॉपिकल। यानी इस ट्रॉपिकल के कारण अब यहां पर क्या होता है कि जैसे अपन देखते हैं मार्च का महीना आया, मार्च के महीने के अंदर गर्मी पड़नी शुरू होती है। तो मार्च के अंदर अपन देखते हैं 21 मार्च। अब 21 मार्च का समय ऐसा होता है जैसे ऋतु होती है लगभग बसंत ऋतु। उस बसंत ऋतु को दिन और रात की लंबाई है वो बराबर होती है। उसके बाद में गर्मी में अपन देखते हैं कि दिन है वो थोड़ा बड़ा होता जाता है। अब 21 मार्च के बाद में बड़ा होता गया और 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो गया। अब 21 जून यानी जून के समय में अपन बैठे हैं, यानी भारत की स्थिति देखें तो 0 डिग्री से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में। अब अपन कहते हैं कि मार्च से लेकर और अगले सितंबर तक यहां पर गर्मी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च से लेकर और सितंबर के बीच में धीरे धीरे यहां आकर और सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़नी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे सीधी पड़ेगी तो 21 जून के दिन यहां पर क्या होगा, दिन है वो सबसे लंबा और रात बिल्कुल सबसे छोटी हो जाएगी 21 जून के दिन। अब ऐसे चलते चलते आगे आएगा 21 मार्च के बाद 21 जून और उसके बाद में 23 सितंबर के दिन। 23 सितंबर के दिन शुरुआत होती है शरद ऋतु। शरद यानी ठंडा गर्म बराबर और एकदम ज्यादा ना सर्दी और ना गर्म। 21 मार्च की तरह 23 सितंबर फिर दिन और रात है वो एकदम बराबर होते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे सर्दी पड़नी शुरू होती है, यानी अब सर्दी की रातें हैं वो बड़ी होने लग जाती है। यानी धीरे धीरे 23 सितंबर के बाद में रात है वो बड़ी होनी शुरू हो जाएगी और 22 दिसंबर के दिन रात है वो सबसे लंबी। जब रात सबसे लंबी हो गई तो 22 दिसंबर वाला दिन है वो सबसे छोटा हो जाएगा। इस तरह से घूर्णन के कारण आपने 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ये 4 तिथियां आपको ध्यान में रखनी है। इसमें से 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन
दिन और रात है वो बराबर हो जाएंगे, मतलब 12-12 घंटे के। और 21 जून को तो सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ी रात। अब कुछ बात करते हैं वैज्ञानिकों की। तो सबसे पहले 1671 के अंदर एक वैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम था जॉन रिचर। अब जॉन रिचर क्या हुआ था, फ्रांस का वैज्ञानिक था। आप देखते हैं फ्रांस देश है वो यूरोप के बीचों बीच में लगभग, यानी यहां पर यूरोप के अंदर है, लेकिन उसको यूरोप से यहां पर भूमध्य रेखा के पास में फ्रांस का एक कॉलोनी है जिसका नाम था फ्रांस गुआना, यानी गुआना देश है यहां पर, इसके यहां पर भेजा। तो जैसे ही जॉन रिचर यहां आया तो देखा कि यहां पर उसकी घड़ी है वो सुस्त हो गई। सुस्त घड़ी होने का मतलब ये हुआ कि उसकी घड़ी धीमे चलने लगी, एक एक मिनट के अंदर 2-2.5 सेकंड अंतर आने लग गया। इसका उसने कारण जानना चाहा तो देखा कि इस भूमध्य रेखा के पास में जो गुरुत्वाकर्षण है वो बिल्कुल कम हो जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण यहां पर घड़ी का पेंडुलम है वो बिल्कुल धीरे धीरे हिलता है और इसलिए इसका समय पीछे रहना शुरू हो जाता है। ये काम किया था जॉन रिचर ने लुईस 14वें, जो फ्रांस का सबसे बड़ा राजा था उसके काल में। उसके बाद में आता है न्यूटन। न्यूटन आता है 1687 के अंदर। अब न्यूटन आप जानते हैं, न्यूटन है गुरुत्वाकर्षण जो सेव गिरता है और वो प्रयोग करता है और इसी के साथ में गति के नियम भी देता है। तो मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी का, उसके कारण चीजें सारी पृथ्वी की तरफ खींचती है। तो इसका एक नियम होता है कि जो भी अगर पृथ्वी की त्रिज्या अगर देखते हैं तो अपन गुरुत्वाकर्षण है वो त्रिज्या के विलोम ऐसे इस तरह से व्युत्क्रम होता है, यानी इस तरह से अगर त्रिज्या देखें, त्रिज्या और गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में क्या संबंध है, तो त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगी गुरुत्वाकर्षण बल है वो घटेगा। तो इस तरह से भूमध्य रेखा पर त्रिज्या बढ़ गई, पृथ्वी अपन ने देखा था बीच में से थोड़ी मोटी थी, उस मोटाई के कारण यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम हो जाता है। इस तरह से न्यूटन ने ये चीजें देखी। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो चंद्रमा और सूर्य ग्रहण कैसे होता है। अब ग्रहण उसको लगेगा जैसे जो चीज दिखाई नहीं देगी, यानी सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य काला दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण के अंदर चंद्रमा काला दिखाई देता है। अब देखिए चंद्रमा कैसे चमकता है, पृथ्वी खुद कैसे चमकती है, तो दोनों के दोनों सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब देखिए अगर छोटी चीज किसी बड़ी चीज के आगे आ जाती है, यानी छोटा सा हाथ कर लें तो बड़े से बड़ा ही लाइट दिखनी बंद हो जाती है। तो इस तरह से अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में कहीं चंद्रमा आ जाए तो सूर्य की किरण है वो पृथ्वी के ऊपर नहीं पहुंचेगी। इस कारण से क्या दिखेगा, सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य की किरण जो पृथ्वी पर आनी चाहिए थी लेकिन उसको रोका किसने, चंद्रमा ने। अब सूर्य इस तरह से पूरा का पूरा काला, अगर यहां पर मान लो अपन भारत में है, भारत में ऐसी स्थिति हो गई कि चंद्रमा पूरा का पूरा सूर्य को ढक रहा है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, कहीं पर थोड़ा दिखाई देगा। इस तरह से पृथ्वी पर स्थिति यह तय करती है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा या अल्प। इसी तरह से चंद्र ग्रहण, यानी चंद्रमा की किरण सूर्य से टकरा के और हमारे पास में आनी चाहिए। अब चंद्रमा कैसे चमकता है, तो चंद्रमा को रोशनी मिलती है वो सूर्य से, अगर उसके बीच में हम टांग अड़ दे, हम यानी पृथ्वी बीच में जाके, तो कुछ न कुछ चंद्रमा का भाग है वो काला दिखाई देगा, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं होती रहती है। अपन जानते हैं कि इन तरीकों से कुछ विशेष प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो जीवों के लिए हानिकारक होती है, आंखों के लिए, नाजुक अंगों के लिए हानिकारक होती है, तो इसलिए इनसे बचकर रहना चाहिए। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये मैप है, इस मैप का अध्ययन कैसे करें। मैप क्या, ये ग्लोब तो एक्चुअल में पृथ्वी का छोटा रूप है। मैप को अपन ने यहां पर चपटा करके और बिल्कुल एकदम दीवार पे चिपका दिया। अब आपको इसलिए क्वेश्चन पूछा जाए कि ये अपना भारत है,
और ये अमेरिका है। मान लो मैं कह दूं कि भारत से अमेरिका हवाई जहाज से पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं। भारत और अमेरिका यानी यूएसए लिखा हुआ मैंने, यूएसए तक पहुंचने में आपको 12 घंटे लगे। उसी तरह से यहां पर है जापान के द्वीप पे, जापान पहुंचने में लगते हैं 6 घंटे। तो आपको बताना है कि जापान, ये जापान है, ये अमेरिका है, इसको पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो बच्चे सोच के बताएंगे कि 12 और 6 18 घंटे। लेकिन वास्तव में क्या है, ये नक्शा है, ये वास्तव में पृथ्वी एक तरह से मोटा मोटी तौर पे गोल है। तो यूएसए और जापान आपस में पड़ोसी देश है, यानी जापान से आप आधा घंटे 15 मिनट के अंदर जापान से अमेरिका सीधे पहुंच जाए, कोई 18 घंटे की जरूरत नहीं है। यानी ये नक्शा हमें कंफ्यूज करता है कि पृथ्वी हमें याद रखनी है कि गोल है या नहीं। आप देखिए कि जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुए हैं, यानी लड़ता कौन है, लड़ता हमेशा पड़ोसी है। तो पड़ोसियों में लड़ाई होती है। यहां पर देखते हैं कुछ रूस का भाग है, यानी यूएसए और रूस भी आपस में पड़ोसी देश है। तो ये चीजें नक्शे की बजाय आप ग्लोब में देखते हैं तो महसूस होता है कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आपको नक्शा देखते समय बिल्कुल ध्यान से देखना है कि ये पृथ्वी है वो गोल है और इसका चपटा प्रारूप है। अब अपन देखते हैं कि मानचित्र की शुरुआत किसने की। तो आज से 3000 साल पहले सबसे पहले मिस्र में नील नदी के जो खेत है उनके चारों तरफ जो नक्शे का रूप बनाया, यानी नील के पास में किसके खेत है, इस तरह का छोटे का नक्शे का प्रारूप है, वो मिस्र में शुरुआत हुई आज से 3000 साल पहले। इसके बाद में 5वीं और 6वीं शताब्दी में हिकेटियस नाम का एक खगोल शास्त्री था जो यूनान के अंदर हुआ। यूनान के हिकेटियस ने किस तरह से, अब जब यूनान में खड़े हैं उसको वो सिर्फ अपने चारों तरफ की चीजें ही सोच सकता है, यानी उसको ये मालूम नहीं, उसने कोई अंतरिक्ष से जाके और फोटो नहीं खींचे। तो यूनान में खड़ा आदमी अफ्रीका देख लिया, ज्यादा से ज्यादा यूरोप खुद को देख लिया, थोड़ा एशिया में भी सिंधु नदी तक। यानी हिकेटियस ने ये कहा कि पृथ्वी बिल्कुल फ्लैट है, यानी चपटी है। उसको सिर्फ 3 महाद्वीपों की ही जानकारी थी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। और भारत में कहां तक की जानकारी थी, सिंधु नदी तक, यानी सिंधु से उधर भी भारत था इधर भी भारत था, लेकिन भारत सिर्फ सिंधु नदी वाला ही उसको मालूम था। उसके ग्रीक के पतन के बाद में रोमन साम्राज्य शुरू होता है। अब रोमन का एक बड़ा खगोल शास्त्री था जिसका नाम था टोलेमी ने क्या किया, सबसे पहले अक्षांश एवं देशांतर इनका प्रयोग करके और नक्शा बनाया। उस अक्षांश और देशांतर के नक्शे के अंदर लाइनें खींच के, यानी अक्षांश देशांतर के आधार पर स्थिति तय करनी शुरू की। अब उसके बाद में जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन होता है तो उसके कई साल बाद में, यानी 13वीं शताब्दी तक कोई नक्शे पे काम नहीं होता। लेकिन 13वीं शताब्दी में यूरोप के कई देश विश्व विजय पर समुद्री यात्राएं या वॉयज करने के लिए निकलते हैं। अब इनमें से कई बड़े बड़े साइंटिस्ट अपन जानते हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कोलंबस ने 1492 के अंदर अमेरिका की खोज की। हमारा भारत खोजा गया था वास्को डी गामा द्वारा। वास्को डी गामा है वो 1498 के अंदर भारत आए थे। इसके अलावा साइंटिस्ट है जैसे मार्को पोलो। अब मार्को पोलो ने क्या किया था, जो सिल्क रूट है, रेशम का मार्ग है, चीन के आसपास से होता हुआ भारत से ईरान से होता हुआ जाता है, इसकी खोज की थी। इसके अलावा जैसे आप देखिए कैप्टन थॉमस कुक, इन्होंने सबसे पहले अंटार्कटिका के बारे में बताया। लेकिन अंटार्कटिका पे सबसे पहले जो कदम रखने वाला था उसका वैज्ञानिक का नाम था, खगोल शास्त्री का नाम था डेविस। उसने सबसे पहले 1781 के अंदर अंटार्कटिका के ऊपर कदम रखा। इसी तरह से एक मैगलोन नाम का साइंटिस्ट था जो समुद्र के रास्ते पे पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने निकला, लेकिन वहां पर फिलीपींस के अंदर आदिवासियों ने उसको मार दिया था। अब अपन देखते हैं कि नक्शे में दिशाएं कैसे हो सकती है। तो बिल्कुल सिंपल, जैसे अपन देखते हैं ऊपर की तरफ है तो वो नॉर्थ यानी उत्तर, उसके विपरीत हो गया साउथ, और इस तरफ हो गया
ईस्ट और ईस्ट के सामने हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यानी उत्तर और पूर्व के बीच में क्या होगा, उत्तर पूर्व। इस तरह से दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या होगा, इस दिशा को बोलेंगे दक्षिणी पूर्व। पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम बोल देंगे। यहां पर उत्तर और पश्चिम के बीच में इसको बोलेंगे उत्तर और पश्चिम। इस तरह से अपन 4 के अलावा 4 और दिशाओं को बता सकते हैं। इस तरह से ये टोटल 8 दिशाएं हुई। इन 8 दिशाओं का इस नक्शे के अंदर उपयोग लेते हैं। अब देखते हैं नक्शे में मोटा मोटी तौर पे कौन कौन से रंग भरते हैं। तो जैसे कहीं पानी है, महासागर है, नदियां हैं, तालाब है, नहरी पानी है, जैसा भी है तो उसको नीला रंग से दिखाया जाता है। मैदानी भाग है तो हरा भरा होता है तो उसको हरे से दिखाया जाता है। पहाड़ है तो पहाड़ का रंग है वो लाल भूरा होता है, इसलिए भूरे रंग से दिखाया जाता है। इसके अलावा जो पठार होते हैं वो पीले रंग से दिखाए जाते हैं। अब इसके अलावा अपन देखते हैं कि कई कई नक्शों के नीचे प्रारूप जैसे कुछ सिंबल लिखे हुए थे, प्रतीक लिखे हुए होते हैं। जैसे कहा मंदिर है तो ऊपर से मंदिर की बना दी, मस्जिद है तो मस्जिद का फोटो बना दिया, ऊपर चांद और तारा लगा दिया। अगर मान लो कहीं पे चर्च है तो वो ऐसे ईसा मसीह का निशान लगा दिया। उसी तरह से अगर कोई दूसरा गुरुद्वारा है तो स्वर्ण मंदिर का फोटो लगा दिया। इसी तरह से अगर अपन देखते हैं रेल लाइन है तो रेल लाइन में क्या होता है, उसको रेल लाइन कई तरह की होती है। एक तो ब्रॉड गेज वाली, तो ब्रॉड गेज वाली में इस तरह से लाइनें हैं, वो यहाँ इस तरह से बड़ी बड़ी लाइनें होगी, यानी डार्क लाइन है और इस तरह से बीच में कम कम जगह है तो ये ब्रॉड के अलावा ये होगी छोटे वाली है तो इस तरह से पतली लाइन करके इस तरह से काट दिया तो ये शॉर्ट गेज वाली लाइन। इसी तरह से अगर मान लो रेलवे स्टेशन है तो आजकल रेलवे स्टेशन है वो सब ब्रॉड गेज वाली पे, इस पे यूं ऐसे पटड़ी के पास में ये छोटा सा ऐसे बता दिया तो इसका मतलब ये हो गया ये रेलवे स्टेशन हो गया। रेलवे स्टेशन के साथ में फिर आगे बताते हैं बाउंड्री में एक होती है अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री। अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री में क्या होता है कि यहां पर गहरी लाइन करके और डॉट, यानी गहरी लाइन और डॉट, ये हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री। उसी तरह से राज्यों के बीच में थोड़ी हल्की लाइन करके और डॉट करे तो वो राज्यों के बीच में, हल्की लाइन और डॉट से है तो राज्यों के बीच में। और बिल्कुल बिना बिंदु के यानी सिर्फ डैश 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 इस तरह से डैश डैश है तो वो जिलों के बीच की बाउंड्री है। यानी इस तरह से गहरी लाइन डॉट ये होगी अंतरराष्ट्रीय, हल्की लाइन डॉट के साथ होगी तो अंतरराज्यीय, और बिल्कुल डैश डैश है तो ये अंतर जिला, यानी 2 जिलों के बीच की बाउंड्री होगी। इसी तरह से अगर नदी है तो नदी को इस तरह से यूं ऐसे ये नदी बना दी और बीच में नीले रंग से भर दिया तो ये होगी नदी। गोल गोल बना दिया ये आपका कुआं हो गया। इसी तरह से आपके अगर नहर है तो नहर यूं करके और इसकी एक शाखा निकाल दी तो ये नहर हो गया। कोई पुलिया है तो इस तरह से आपने ये इस तरह से पुल बना दिया तो ये पुल हो गया। कुछ सिंबल लिखे हुए भी आपको मिलते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है तो इसके लिए शब्द होगा PO। पोस्टल और टेलीग्राम का ऑफिस है तो पोस्टल टेलीग्राम ऑफिस PTO। पुलिस थाना है यानी पुलिस स्टेशन तो इसके लिए शब्द लिखा हुआ मिलेगा आपको PS। अब देखते हैं अपन मानचित्र के प्रकार। देखिए मानचित्र में अगर सिंपल देश के नाम लिखे हुए हैं, या अपन भारत के अंदर देखें तो राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, या राजस्थान में देखें तो जिलों के नाम लिखे हुए, तो ये चीजें राजनीति तय करती है। तो सिंपल जिलों के नाम और लिखे हुए इस नक्शे को बोलते हैं राजनीतिक नक्शा। दूसरा हो सकता है जिसके अंदर पहाड़, पठार, नदी, इस तरह रेगिस्तान, ये चीजें हो तो इसको बोलते हैं भौतिक नक्शा, यानी जिसमें साफ साफ देश और ये नहीं दिखेंगे। अब भौतिक चीजें हैं वो एक देश को पार भी कर सकती है, एक राज्य को पार कर सकती है, जिलों में जा सकती है, यानी भौतिक चीजें हैं वो अलग होती है। उस भौतिक नक्शे में नदी, नाले, पहाड़, पठार, रेगिस्तान दिखाते हैं। एक चीज होती है जैसे विषय के हिसाब से यानी थीम के हिसाब से, जिसको थीमेटिक या विषयक नक्शा कहते हैं। यानी खेतीबाड़ी, कृषि वाले के पास खेतीबाड़ी का, वन विभाग वाले के पास में वो, अगर जलदाय विभाग का है तो जल के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, परिवहन गाड़ियां कहाँ कहाँ से जाती है वो अपने विषय के हिसाब से, उद्योग वाले के पास में उद्योग कहाँ कहाँ पे है।
यानी कोई पर्टिकुलर विषय इस तरह से दिखाने वाला होता है तो उसको बोलते हैं विषयक या थीमेटिक। इसके अलावा एक पटवारी जी के पास में नक्शा होता है जिसमें बिल्कुल खेत वगैरह दिखाते हैं, कौन सा कहाँ पर है, कोई भू संपदा यानी कोई राजस्व जमीन कहते हैं, कई जमीनों के प्रकार है, सरकारी बिल्डिंग कहाँ पर है, ये सब चीजें होती है, उसको बोलते हैं भू संपत्ति का नक्शा या कैडेस्ट्रल मैप। ये नक्शा होता है पटवारी जी के पास में। अब इसी नक्शे का एक रूप होता है, जैसे आपको किसी का मकान बनाना है तो बताएंगे इस यहाँ से उत्तर में जाना, फिर दिशा चेंज करके पूर्व में जाना, फिर वापस उत्तर में जाना, फिर दक्षिण में जाना, इस तरह से होता है। उसको बोलते हैं रेखा प्रारूप या रेखा चित्र, यानी लाइन से आपने दिशाएं बता दी। एक इसी में एक ऐसा प्रकार होता है जिसको खाका बनाना होता है, यानी आपको कहे कि खाका बनाइए अपनी स्कूल का या किसी रेलवे स्टेशन का खाका बनाइए, तो उसमें क्या होता है कि 1 मीटर के नाप को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान के और मोटा तौर पे बड़ा बड़ा बनाते हैं कि ये यहाँ पर कमरा है, इस तरह से मैदान है, इस तरह से किसी न किसी चीज का बड़ा प्रारूप बनाते हैं, उसको बोलते हैं खाका बनाना। इस तरह से ये मानचित्र के प्रकार हुए।